एक देश जिसके चारों तरफ समुंदर है और उस देश का एक इलाका, एक किनारा, जहाँ पर समुंदर के किनारे पर वो बसा हुआ है और वहाँ पर लोग रहते हैं। और जब कोई नाव उस किनारे पर आके टकराए, रुक जाए, कभी नाव खाली मिले, कभी नाव में मछलियाँ मिलें, लेकिन ज़्यादातर खाली नाव में कभी कोई इंसानी कंकाल मिले, सर मिले, हाथ मिले, पैर मिले और जिंदा इंसान कोई ना मिले, तो क्या कहेंगे? एक बार, 2 बार, 3 बार समझ में आता है। लेकिन अगर ये हर तीसरे चौथे दिन का सिलसिला हो, हर महीने, हर साल, साल दर साल खाली नाव चला रहा है दूर समुंदर की लहरों में, डगमगाते हुए, और किनारे पर आकर लग जाए, और जब लोग उस नाव की तरफ जाएं और देखें तो नाव में एक भी जिंदा इंसान नहीं, बल्कि नाव में कंकाल, इंसानी लाशें, सर, हाथ, पैर, तो किसी का भी चौंकना, डरना लाज़मी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी जापान की है। जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र से घिरे होने के वजह से, चूँकि जो किनारा है वो समुद्र से ही आकर लगेगा, तो जापान जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उसी जापान में जो उसका उत्तर का क्षेत्र है, वहाँ की ये कहानी है। और एक अजीब रहस्यमयी कहानी, जिसमें सालों तक जापान को परेशान करके रखा। न सिर्फ परेशान किया, बल्कि लोग डरे। उनके डर को दूर करने की कोशिश की गई जापानी सरकार की तरफ से। पैसे बेइंतहा बर्बाद हुए जापान के, और इस खौफ, इस डर को रोकने के लिए जो लोगों में था कि कब पता नहीं कौन सी नाव आ जाए, उस नाव में इंसानी लाशें थी और कोई सुराग नहीं। ये लाशें, ये कंकाल, ये सर, ये हाथ, ये पैर कहाँ से आ रहे हैं? और सबसे बड़ी अजीब बात ये कि दूर दूर तक मीलों समुंदर, समुंदर में आमतौर पर बड़े जहाज ही चलते हैं। छोटे नाव लेकर कौन आ सकता है जान जोखिम में डालकर? क्योंकि छोटे नाव के साथ समुद्र में लंबा सफ़र होता है, जो अपने आप में ही एक तरह से कहें तो जोखिम भरा होता है, जान जा सकती है। तो ये जो एरिया था जापान के इलाके का, जो उत्तर का क्षेत्र था, इस एरिया से जो लगती हुई सीमा है और जो बाकी देश हैं, वो रूस, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, तो ये सारे इलाके, इन सारे देश की सीमाएं उत्तर कोरिया की क्षेत्र की तरफ, जो जापान का हिस्सा है, वहाँ पर लगती थी। और यहीं पर ये सिलसिला शुरू हुआ। इसे नॉर्थ कोस्ट बीच भी कहते हैं। इस नॉर्थ कोस्ट के जो समुद्र के तट के किनारे का इलाका है, वहाँ पर लोग रहते हैं, आबादी है। और हर दूसरे चौथे दिन अचानक एक सिलसिला शुरू हुआ। इसी सन 2000 की शुरुआत के बाद, और कोई ना कोई नाव किनारे पर लगे और लोग भाग कर जाएं कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है, क्या है। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि इसमें तो इंसानी लाशें हैं, कंकाल हैं, और जिंदा इंसान एक भी नहीं। ये बातें धीरे धीरे आसपास में फैलनी शुरू हुई। जापानी सरकार तक बात पहुंची, तो वो भी परेशान, पता नहीं कौन लोग हैं, क्या है, क्यों ये रहस्यमयी नाव इधर आती है। और धीरे धीरे ये आने का सिलसिला इतना शुरू हुआ कि आखिर में जो उस तरह के नाव जो आते थे खाली, जिसका कोई मालिक नहीं, जिसमें कोई जिंदा इंसान नहीं, उसका नाम ही रख दिया घोस्ट बोट, मतलब भूतों का नाव, भूतों का जहाज। चूंकि उसमें इंसान कोई होता नहीं था और जो लाशें होती थी वो भी कंकाल की शक्ल में, मतलब ऐसा लगता था कि बहुत पुरानी लाशें हैं। और अब ये लाशें कहाँ से आ रही हैं? एक खाली नाव में इस तरीके से, कभी उसमें 2 इंसान, कभी 4, कभी 6, दूर दूर तक समुंदर। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सारी नाव जो आकर लगती थी, जो बोट थे, वो छोटे थे। तो छोटे बोट के साथ, छोटी नाव के साथ कोई समुंदर में इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर सकता है? बहुत कोशिश की गई,
छानबीन करने की कोशिश की गई। उस नाव से जब्त सामान से पता लगाने की कोशिश की गई, ये कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और धीरे-धीरे ये अफ़वाहें इतनी ज़्यादा फैलती गई कि ये सारे घोस्ट बोट हैं, ये भूतों की नाव है। तो बाद में ऐसे हालात हुए कि लोग, जब ये नाव ऐसे लावारिस किनारे पर लगता, तो लोग उसके करीब भी जाने से डरते थे, क्योंकि शायद ये घोस्ट बोट है। फिर ये हुआ कि सरकार ने समझाने की कोशिश भी की कि हो सकता है कई सारे मछुआरे होते हैं जो नाव में निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए, रास्ता भटक जाते हैं, समुद्री तूफान उनका रुख मोड़ देती है, तो शायद वो इतने लंबे समय तक समुद्र में रहते हैं, पानी नहीं, खाना नहीं, स्टॉक भी खत्म हो जाता होगा, तो भूख प्यास की हालत में वो मर जाते होंगे। और फिर वो जो नाव है वो समुंदर के थपेड़े के जरिए कहीं ना कहीं आकर यहीं जापान के नार्थ कोस्ट के किनारे में लग जाती है। तो ये समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों के दिल में इतना खौफ बैठ गया था इस नाव से और उसमें इंसानी लाशों से, कि वो सरकार की इन बातों को भी अब मानने को तैयार नहीं थे। और सभी ने ये मान लिया कि ये भूतों की नाव है और यहाँ पर भूतों का बसेरा है, और ये खास तौर पर इसी तर्ज पर यहाँ आते हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि समुंदर से चारों तरफ से जापान घिरा हुआ है, उत्तर भी, दक्षिण भी, पूरब भी, पश्चिम भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर की तरफ ये इंसानी लाशों से पटा हुआ नाव क्यों आ रहा है। धीरे धीरे अफवाहों ने सर उठाना शुरू किया और लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि ये सारा मामला भूत का है। धीरे धीरे ऐसे नाव के आने की तादाद बढ़ती गई। 2011 में ऐसे 57 घोस्ट बोट आकर किनारे पर लगे, जिनमें अनगिनत लाशें थीं। 2012 में 47 ऐसे घोस्ट बोट आए। 2013 में ये आंकड़ा 80 हो गया। 80 ऐसे घोस्ट बोट आए जिनमें कोई जिंदा इंसान नहीं, सारी लाशें थीं। 2014 में ये 65 हो गए। तो साल दर साल तादाद उसी के आसपास होती रही। तो कुल मिला के ऐसे करीब 1000 से ज़्यादा घोस्ट बोट नॉर्थ कोस्ट के एरिया में आकर अपने आप साहिल किनारे लगते रहे और लोगों का खौफ बढ़ता गया। धीरे धीरे जब जापानी सरकार को भी लगा कि ये मामला बढ़ता जा रहा है और लोगों का खौफ बढ़ता जा रहा है, तो इस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की गई। तब पहली बार सीरियसली उसकी जांच शुरू की गई कि आखिर इस नाव का राज है क्या? इन नाव में जो लाशें आती हैं, किनकी हैं? कौन लोग हैं? और इसी तरफ ये नाव क्यों आकर लगती है? तो जब जांच शुरू की गई, तो जो सारे नाव आकर लगे थे, ये घोस्ट बोट, उन सभी चीज़ों में जब देखा गया, तो कुछ खास चीज़ें बड़ी कॉमन दिखाई दी। कुछ नाव के बाहर लाल रंग के पेंट दिखाई दिए, लाल रंग के पेंट से वो रंगा हुआ था। और कुछ नाव में इत्तेफाक से उन्हें कुछ लिखा हुआ मिला, वो कोरियन पीपुल्स आर्मी का नाम लिखा हुआ था और ये कोरियाई भाषा में लिखा हुआ था। तो जापान के जो अधिकारी थे, उन्होंने फिर उसे पढ़वाया एक्सपर्ट से, तो पता चला कि कोरियाई भाषा में है ये और उसमें लिखा हुआ है। फिर धीरे धीरे जांच की गई तो पता चला कि ये सारी चीज़ें कोरियाई मतलब साउथ कोरिया नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया का है। तो ये बोट, ये नाव पीपुल्स रिपब्लिक आर्मी और जिस तरीके से लाल रंग से लिखा हुआ है, ये सारे नॉर्थ कोरिया की तरफ इशारा कर रहे थे। उस नाव से कुछ ऐसे सामान भी मिले, सबूत के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो ये इशारा कर रही थी कि ये जितनी भी बोट और नाव आकर यहाँ पर लगे हैं, ये नॉर्थ कोरिया के हैं। अब जो जांचकर्ता थे, जिन्होंने जांच की, उन्होंने ये कहा कि ये नॉर्थ कोरिया की है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि नॉर्थ कोरिया से जापान के इस नॉर्थ कोस्ट की दूरी करीब 1000 किलोमीटर थी और जो बोट थे, नाव थे, वो सारे छोटे के छोटे। तो 1000 किलोमीटर की दूरी एक छोटे नाव में तय कर कोई नॉर्थ कोरिया से जापान के इस इलाके में आए, ये खुदकुशी करने के बराबर है। लेकिन जांच ये बता रही थी कि
ये सारा मामला नॉर्थ कोरिया से आ रहा है और ये सारे बोट्स जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के हैं। तो कोई सुसाइड करने के इरादे से ही निकल सकता है, इतनी दूरी तय करके इतने छोटे से नाव पर। तो ये बात लोगों के गले नहीं उतरी और लोगों ने कहा कि शायद सरकार जो है वो लोगों को बरगला रही है। इसके अलावा कोई सबूत मिल नहीं रहा है। इधर जापानी सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो इसलिए कि जब भी ऐसी नाव आए, एक तो वहाँ के लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और लोगों के मन में ये खौफ कि ये घोस्ट बोट है, तो लोग समुद्र किनारे जाने से डरने लगे थे। तो अब सुरक्षा भी बढ़ाई, उसके लिए भी पैसे खर्च किए। फिर जो लाशें मिलती उनको निकालना, उतारना, हॉस्पिटल ले जाना, पोस्टमार्टम करना, उनको ले जाकर कहीं रखना ताकि आगे कहीं जांच में मदद मिले या फिर उनका अंतिम संस्कार करना। तो फिर इन सब चीज़ों का एक्स्ट्रा खर्चा भी आने लगा और ये सारे खर्चे लाखों डॉलर में थे, क्योंकि लंबे समय से ये घोस्ट बोट चला आ रहा था और हर बार लाशें उतारना, ले जाना, पोस्टमार्टम करना, रखना, संभालना, जलाना, दफनाना। तो जापानी सरकार के लिए सरदर्द ये भी हो गया कि एक तो लोग डरे हुए हैं कि ये घोस्ट बोट का राज क्या है और दूसरी तरफ खर्चा बढ़ रहा है, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी, वहाँ पर गार्ड तैनात करने पड़े। तो ये सब कुछ चलता रहा और समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जांचकर्ता अपने इस बात पर अडिग थे कि जो जांच आई है उसमें ये साफ है कि ये नॉर्थ कोरिया की बोट्स है। लेकिन अब ये कैसे साबित किया जाए कि नॉर्थ कोरिया के ये छोटे-छोटे बोट्स जापान के इस तट तक आकर लग जाएं और समुंदर के इन थपेड़ों के बीच में। लेकिन जब पूरी जांच की गई तो लोगों को पता चला कि दरअसल 1975 के आसपास पहली बार घोस्ट बोट जापान के इस नॉर्थ कोस्ट में किनारे आकर लगा था और 1975 के बाद से ये सिलसिला चलता रहा लगभग अगले 35-36 सालों तक। और ये बोट आते रहे, लगते रहे और जांच की गई तो पता चला कि 1977 से 1983 के बीच इसी नॉर्थ कोस्ट के उस तट पर रहने वाले 17 जापानी नागरिक गायब हो गए। उनको फिर बहुत ढूंढा गया। फिर ये हुआ कि शायद वो भी बोट्स लेकर गए हों समुंदर में और गायब हो गए हों, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान जांच चलती रही। तभी 1985 में इसी नॉर्थ कोस्ट पर जापानी ऑफिशियल एक शख्स को संदिग्ध हालत में देखता है किनारे टहलते हुए और उसे गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तारी करने के बाद जब उसके पासपोर्ट और उसके पहचान पत्र चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि इस आदमी का नाम तदाकी हारा है। जब और जांच की गई तो पता चला कि ये वो शख्स है जो 17 लोग गायब हुए थे उनमें से एक है। मिसिंग रिपोर्ट थी, तदाकी हारा के नाम की और पासपोर्ट पर उसी का नाम था। तो जापानी ऑफिशियल बड़ा खुश हुए, एक ये जिंदा है तो बाकी 16 भी जिंदा होंगे। तो उससे पूछताछ की गई, लेकिन जब पूछताछ की गई तो कहानी कुछ और निकली। पता चला कि वो जो तदाकी हारा गायब हुआ था ये वो शख्स नहीं है, बल्कि उसके पासपोर्ट पे अपनी तस्वीर चिपका कर यहाँ आया है और असल में वो नॉर्थ कोरिया का एक जासूस है। अब ये खुलासा एक बम की तरह गिरा कि ये हमारे 17 लोग गायब हुए हैं, उनमें से एक का पासपोर्ट इस शख्स के पास है और ये शख्स नॉर्थ कोरिया का जासूस है। तो इसका मतलब है कि कुछ खेल बड़ा है। इसके बाद जांच शुरू हुई। फिर जब जांच शुरू हुई, तदाकी हारा के नाम पर जो शख्स पहुंचा था उससे पूछताछ हुई तो उसने स्वीकार किया कि वो नॉर्थ कोरिया से आया है। उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया कि उन 17 लोगों को एक एक कर नॉर्थ कोरिया ने ही किडनैप किया था और उनको अपने देश में ले गए। और क्यों किडनैप किया ये भी एक अजीब बात थी, सिर्फ इसलिए कि नॉर्थ कोरिया के जो जासूस हैं वो जापानी सीख सकें और बिल्कुल हूबहू जापानी जैसे जापानी बोलते हैं वैसे ही बोल सकें। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया और जापान के रिश्ते अच्छे हैं नहीं, तो जापानी सीखने के लिए इन 17 लोगों को अलग-अलग खेप में 1977 से 1983 के बीच किडनैप किया गया और उनको नॉर्थ कोरिया ले जाया गया। नॉर्थ कोरिया ले जाने के बाद तब वहाँ पर किम जोंग इल, अभी जो किम जोंग उन हैं, उनके पिता की हुकूमत थी। तो ये पता चला कि
इन 17 को किडनैप किया और वहाँ ले जाया गया। बाद में यह मामला जापान ने जोर शोर से इंटरनेशनल लेवल पर उठाया। किम जोंग इल को आखिर ये मानना पड़ा 2002 में कि हाँ, उन 17 जापानियों को किडनैप करके इसीलिए लाया गया था ताकि हम उनसे अपने जासूसों को, अपने लोगों को जो आर्मी में हैं, वो जापानी सिखा सकें। अब इसके बाद फिर जांच शुरू हुई कि ये तो ठीक है, लेकिन ये शख्स उस गार्ड तक कैसे पहुंचा? फिर इससे जब सिलसिला शुरू हुआ, तो उस घोस्ट बोट की भी कहानी सामने आनी शुरू हुई और फिर पूरी सच्चाई सामने आई। हुआ ये कि नॉर्थ कोरिया शुरू से ही जापान में जासूसी करना चाहता था, लेकिन 1000 किलोमीटर की दूरी थी। समुद्री रास्ते से पहुंचना छोटे जहाज से मुश्किल था और वो पकड़ा भी जा सकता था। इसी दौरान में एक बहुत मशहूर मछली है इस इलाके में, जो नॉर्थ कोरिया और चीन और जापान के बीच में समुद्र जो पूरा एरिया है, उसमें वो खास तौर पर पाई जाती है और काफ़ी मशहूर है। खास तौर पर चीन में चीनी लोग इस मछली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका नाम है फ्लाइंग फिश। तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है ये मछली, और इन मछलियों की डिमांड चीन में बहुत है। डिमांड की वजह से इन मछलियों को इतना ज़्यादा इन्होंने इसकी फिशिंग करनी शुरू की, 70% इन मछलियों की कमी हो गई। और फिशिंग के लिए ये लोग छोटे-छोटे बोट्स का इस्तेमाल करते थे। चीन अपने दायरे में, नॉर्थ कोरिया अपने दायरे में, इधर जापान अपने दायरे में। जब मछलियाँ कम होने लगीं और चीन में डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, तो चीन ने अपने बड़े-बड़े फिशिंग जहाज़ जो हैं, वो समुंदर में उतारे और अपनी समुद्री हद से आगे निकलकर वो नॉर्थ कोरिया की समुद्री सीमा तक में दाखिल हो गया। अब नॉर्थ कोरिया और चीन के रिश्ते ये हम सभी जानते हैं। अब जब चीन के बड़े जहाज़ नॉर्थ कोरिया की हद में आए, तो जो नॉर्थ कोरिया के मछुआरे थे, उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। वो छोटे-छोटे बोट्स पे थोड़ी दूरी तक जाकर मछली पकड़ते थे। ये बड़े जहाज़ से आते थे और पूरी मछली पे एक साथ हाथ साफ कर जाते थे। तो नॉर्थ कोरिया के मछुआरे बड़ा परेशान होने लगे। उनके हाथ में कम मछलियाँ आने लगीं। सरकार कुछ कर नहीं रही थी। तो इसी के बाद नॉर्थ कोरिया के कुछ मछुआरे ने कहा कि हमें अब अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने हद से बाहर जाना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे वो छोटे नाव से, छोटे बोट से मछली पकड़ने के लिए आगे निकलने शुरू हो गए। आगे निकले तो कई बार समुद्री तूफान, लहरों ने उनका रास्ता भटका दिया और वो भटकते-भटकते जापान के इस नॉर्थ कोस्ट की तरफ चले गए। और धीरे-धीरे ये छोटे बोट्स और ये इस तरह से समुंदर में भटकते हुए कई-कई दिनों तक, महीनों तक भूख-प्यास की वजह से दम तोड़ देते थे। और उसी में उनकी हालत ऐसी होती थी कि कोई कंकाल की शक्ल में आता, कुछ को कुछ जानवर जैसे शार्क, कई उसके निवाला बन जाते, कुछ आधे-अधूरे बचते और वो वहाँ पर पहुँचते। और धीरे-धीरे इनके आने का सिलसिला इतने लंबे समय तक चला और हर साल 50, 60, 70 ऐसे बोट आने शुरू हुए, जिसमें कंकाल और लाशें थीं, और लोगों ने इसको घोस्ट बोट के नाम से पुकारना शुरू किया। अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चला कि ये नॉर्थ कोरिया के बोट्स हैं? तो शुरुआती जाँच की गई। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे सबूत जो नॉर्थ कोरिया के तरफ इशारा कर रहे थे। बाद में 2 एजेंसी ने इसकी पूरी जाँच की। नॉर्थ कोरिया के गरीब और छोटे मछुआरे समुद्री रास्ता भटकते रहे और इसी वजह से उनकी जान जाती गई। और इत्तेफाक कहिए इसे कि ये नॉर्थ कोरिया के जो मछुआरे थे, जापान के नॉर्थ कोस्ट में कंकाल की शक्ल में पहुंचना शुरू हो गए। इस रिपोर्ट के साथ कई सबूत दिए। उन्होंने बताया कि इस एक्स्ट्रा फिशिंग से चीन एक साल में ही लगभग 35,000 करोड़ रुपए कमा रहा था, जो नॉर्थ कोरिया के हद में जाकर और वहाँ पे। तो जब ये रिपोर्ट आई, तो नॉर्थ कोरिया को बताया गया। इधर नॉर्थ कोरिया की कहानी ये थी कि नॉर्थ कोरिया के मछुआरे गायब हो रहे हैं और कंकाल की शक्ल में जापान के तट पर जाकर खाली बोट में लग रहे हैं, और वहाँ भूतिया नाव और घोस्ट बोट कहा जा रहा है। और चीन को भी यह सब पता है, छोटे-छोटे मछुआरे जो गायब हो रहे हैं।
लेकिन ये लोग हमेशा खामोश रहे। तो ये जब सारी चीज़ें सामने आई, नॉर्थ कोरिया ने मान लिया। उसके बाद पहली बार करीब 39 साल बाद जापान के इस नॉर्थ कोस्ट के वो लोग जो समुद्र किनारे रहते थे और घोस्ट बोट देखा, उनको तब जाकर यकीन हुआ कि ये भूत नहीं थे, उनके ही जैसे इंसान थे। तो ये थी कहानी उस घोस्ट बोट की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।